है डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है बैंकिंग क्षेत्र में नव परिवर्तन, इनोवेशन इन बैंकिंग सेक्टर। यदि विगत 35 वर्ष में भारतीय बैंकिंग परिदृश्य पर इतने व्यापक और कल्पनातीत तथा दूरगामी परिवर्तन हुए हैं कि उन्हें नव परिवर्तन बैंकिंग की संज्ञा दी जाने लगी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में अनेक नवीन प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होने लगी है। बैंकिंग कार्य और व्यवहार, सिद्धांत और अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और विधियों में इतना भारी बदलाव आया है कि भारतीय बैंकिंग का क्षितिज 1950 एंड 60 के दशक से बहुत अधिक भिन्न नजर आने लगा है। ये परिवर्तन न केवल बहुआयामी, संरचनात्मक एवं अवधारणात्मक है, बल्कि संख्यात्मक एवं गुणात्मक भी है। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप भारतीय बैंकिंग रोजगारोन्मुखी, नगरोन्मुखी, ग्रामोन्मुखी, विशिष्ट वर्गोन्मुखी से सार्वजनिकोन्मुखी से उद्देश्योन्मुखी, व्यापारोन्मुखी से समाजोन्मुखी तथा थोक बैंकिंग से फुटकर बैंकिंग बन गई है। आज बैंक जन जन तक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के कारण आज गरीब लोगों के करोड़ों खाते बैंकों में खोले गए हैं। आम आदमी बैंकों से जुड़ा है। आज लगभग कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसका किसी न किसी बैंक में खाता न हो। बैंकिंग में परिवर्तन की हवा को अभी विराम नहीं लगा। ये देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को शीघ्रता के साथ समायोजित करने की चेष्टा कर रही है। इन सब नीतिगत और व्यवहार जनित क्रांतिकारी परिवर्तनों का एक सफल तो ये है वह है कि बैंकिंग आम जनता के हितों से जुड़ी है और दूसरे इतने सफलता के नए आयामों को स्पर्श कर विकास की सायिका का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। देश में पहली बार ऐसा लगने लगा है कि बैंकिंग विकास ही मुख्य प्रेरक शक्ति है, जिसका प्रयोग सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के रूप में किया जा सकता है। यहाँ हम देश में व्यापक स्तर पर बैंकिंग क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण एवं अभिनव परिवर्तनों का विवेचन करेंगे। भारतीय बैंकिंग की अभिनव प्रवृत्तियों को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार। स्वतंत्र भारत में बैंकिंग की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति बैंकों के राष्ट्रीयकरण की रही है। 1948 में रिजर्व बैंक द्वारा तथा 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। लगभग तत्पश्चात 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के अधिग्रहित कर लिया गया, अर्थात 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण की परिधि के अंतर्गत ले लिया गया। इस प्रकार देश का प्रमुख और विशाल बैंकिंग ढांचा लगभग सार्वजनिक क्षेत्र की गिरफ्त में आ गया है। लेकिन 1991 से अपनाई गई उदारीकरण एवं निजीकरण की नीति के फलस्वरूप वर्तमान में सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र के व्यवसाय में कमी आई है। बैंकिंग को और अधिक मजबूत करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ किया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सहयोगी 6 बैंकों को मर्ज किया गया है। बैंकों को और अधिक प्रतियोगी बनाया जा रहा है। सार्वजनिक बैंकों की स्थिति इस समय बहुत मजबूत है। अपूर्व शाखा विस्तार। स्वतंत्र भारत के बैंकिंग के इतिहास में शाखा विस्तार कुछ अधिक तेज गति से हुआ है। 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात ये गति अत्यधिक तीव्र हो गई है।
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों की शाखा विस्तार नीति में आधारभूत परिवर्तन हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बैंकों को विशेष रूप से ग्रामीण और अर्धनगरीय क्षेत्रों में शाखा खोलने के लिए कहा गया। जहां किसी भी बैंक की कोई शाखा नहीं थी, 1951 में सभी अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की शाखाएं 4115 थी, जो जून 1969 में 8262 हो गई थी। 30 जून 1991 को बढ़कर 60,190 तथा 30 जून 2014 को 1,18,385 हो गई। इनमें से 46,956 शाखाएं ग्रामीण थी। बैंकों के एकीकरण को प्रोत्साहन। भारतीय बैंकों को सुदृढ़ एवं मजबूत करने की दृष्टि से तथा बैंकों को असफल होने से बचाने के लिए उनके परस्पर एकीकरण या विलीनीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया गया। कमजोर बैंकों को आपस में मिलाकर एक नई बैंक बनाने तथा कमजोर एवं अनार्थिक बैंक को किसी शक्तिशाली बैंक में मिला देने अथवा विलीनीकरण की प्रवृत्ति भारतीय बैंकिंग की नवीन प्रवृत्ति रही। 25 अगस्त 1985 को बैंक ऑफ कोचीन लिमिटेड का भारतीय स्टेट बैंक में विलय किया गया। 1960 से 1970 की अवधि में 212 बैंकों का विलीनीकरण किया गया। एकीकरण या विलीनीकरण की प्रक्रिया से देश में बैंकों की संख्या कम अवश्य हुई है, किंतु बैंकों का आकार बढ़ा है, जिससे वे अधिक कार्यकुशल तथा शक्तिशाली हुए हैं। वे अब किसी भी आर्थिक संकट का सामना करने में सक्षम हैं। दिसंबर 2016 तक सभी बैंकों की 1,36,412 शाखाएं कार्यशील थी। श्री एम नरसिम्हम समिति ने दिसंबर 1991 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में और बैंकों के एकीकरण का सुझाव दिया था। इसे दृष्टिगत रखते हुए 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलीनीकरण किया गया। 22 दिसंबर 1999 को सिक्किम बैंक लिमिटेड का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। 3 अक्टूबर 2006 को यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में विलय कर दिया गया। 1 अप्रैल 2017 से एसोसिएट बैंक्स का भारतीय स्टेट बैंक में विलीनीकरण कर दिया गया। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का अधिक विस्तार। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व तक भारत में बैंकिंग का विस्तार केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित था, किंतु अब नवीन शाखा नीति के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय बैंकिंग का संपूर्ण चरित्र ही बदल गया है। वह अब शहरोन्मुखी के स्थान पर ग्रामोन्मुखी हो गई है। जहां 1969 में ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 1,812 शाखाएं थी, दिसंबर 2016 तक ग्रामीण शाखाओं की संख्या 47,813 थी। यदि इन्हें प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो भी ये काफी सुधार आया है। वर्तमान शाखा नीति के अनुसार एक ग्रामीण बैंक केंद्र 200 वर्ग किलोमीटर में तथा एक ग्रामीण शाखा 10 किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक समितियां, भूमि विकास बैंक आदि की स्थापना कर ग्रामीण शाखा को बढ़ावा दिया गया है। केंद्र सरकार ने देश में भारतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है। शाखा सुविधाओं का विस्तार।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात और विशेष रूप से 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण एवं अग्रिम में अत्यधिक वृद्धि हुई है। साख की मात्रा में वृद्धि के पीछे सरकार और बैंकों की नीतियों के अलावा बैंकों के साधनों में वृद्धि, लोगों में बचत एवं विनियोग के प्रति बढ़ता रुझान तथा देश की अर्थव्यवस्था में विकास की प्रगति दर का मुख्य हाथ रहा है। बैंकों द्वारा इस मामले में बहुत ज़्यादा प्रगति की है। प्राथमिक एवं उपेक्षित क्षेत्रों को अधिक ऋण सुविधाएं। व्यापारिक बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकरण के पश्चात प्राथमिक एवं उपेक्षित क्षेत्रों को अधिक से अधिक उधार दिया जाने लगा। पहले इनको कुल साख का एक छोटा सा हिस्सा ही प्राप्त होता था, किंतु अब राष्ट्रीय नीति निर्देशानुसार बैंकों के लिए अपनी कुल जमाओं का कम से कम 40% भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाना अनिवार्य है। सौभाग्यवश भारतीय बैंकों के 40% के इस लक्ष्य को समय से पूर्व ही प्राप्त कर लिया है। निवेश जमा अनुपात। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात व्यापारिक बैंकों का विनिवेश जमा अनुपात पहले की तुलना में अधिक हुआ है और यह आज बढ़ता ही जा रहा है। पूंजी तथा कोषों का निक्षेपों से अनुपात। भारत में बैंकों की प्रदत्त पूंजी तथा कोषों की जमाओं के अनुपात निरंतर कम होता जा रहा है, जिसकी मुख्य वजह बैंकों के प्रति बढ़ता हुआ जन विश्वास है। 1951 में व्यापारिक बैंकों की कुल जमा पूंजी तथा कोष उनकी कुल जमाओं का 9% भाग था। वह वर्तमान में गिरकर लगभग 0.5% ही रह गया है। इससे ये प्रतीत होता है कि भारतीय बैंकों के प्रति जन विश्वास तेजी से बढ़ा है। वैधानिक तरलता अनुपात। भारत में प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत तरल कोषों के रूप में रखना होता है। रिजर्व बैंक का बढ़ता नियंत्रण। रिजर्व बैंक के देश की बैंकिंग व्यवस्था पर अधिकार एवं नियंत्रण पहले से ही की तुलना में बढ़ा है। भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में समय समय पर किए गए संशोधनों के कारण रिजर्व बैंक का बैंकों पर नियंत्रण पहले से काफ़ी अधिक बढ़ गया है। रिजर्व बैंक को बैंकों की शाखा विस्तार, ब्याज दरों, ऋण या विनियोग से संबंधित अनेक अधिकार प्राप्त हैं। इसके अलावा इससे बैंकों के निरीक्षण, अंकेक्षण, अवसायन एवं विलयन संबंधी व्यापक अधिकार प्राप्त है। अग्रणी बैंक योजना। एफ नरीमन की अध्यक्षता में गठित समिति में बैंकिंग विकास के लिए अग्रणी बैंक योजना का सुझाव दिया। रिजर्व बैंक ने नरीमन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए देश के 335 जिलों को 17 बैंकों के सुपुर्द कर दिया। बैंक प्रत्येक बैंक के हिस्से में जो जिला आई वह उस जिले का अग्रणी बैंक कहलाता है। नवीन आकर्षक योजनाएं। व्यापारिक बैंकों द्वारा हाल ही में कुछ वर्षों में बचत की प्रवृत्ति से प्रोत्साहन देने, अपने निक्षेपों में वृद्धि करने तथा देश की सामान्य जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कई नवीन योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिनमें उपभोक्ता ऋण योजना, चलक्षणु बैंक, नाबालिग बचत योजना आदि प्रारंभ की गई है। उपहार योजनाएं, अभी यात्रा बाद में भुगतान, विनियोग सुझाव सेवा, साख पत्र, कृषि एवं सामान्य ऋण, ग्राहक सेवा, यंत्रीकरण एवं आधुनिकीकरण, पर्यटन बैंकिंग, अन्य सेवाएं आदि नवीन योजनाएं हैं। हिंदी भाषा को प्रथम प्रक्षय एवं प्रोत्साहन। बैंकों के रोजमर्रा के कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे देश की सामान्य जनता को बैंक
सुविधाओं को लाभ उठाने का मौका मिला है तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में मदद मिली है। नवीन बैंकिंग संस्थाओं की स्थापना। भारतीय बैंकिंग की स्थिति पर कुछ नवीन बैंकों की स्थापना का दृश्य उभर कर सामने आया है। अध्ययन दल तथा समितियों की सिफारिशों का क्रियान्वयन। बैंकिंग व्यवस्था में समयानुकूल परिवर्तनों, परिष्करण तथा सुधार के लिए रिजर्व बैंक भारत सरकार द्वारा विभिन्न अध्ययन दलों तथा समितियों का गठन किया गया है। विभिन्न समितियों की सिफारिशों को बैंकों ने यथासंभव लागू करने का प्रयास किया है, जिससे उनके कामकाज एवं व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ। सामाजिक बैंकिंग। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में ये नई प्रवृत्ति दिखाई देने लगी है कि अब बैंक अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझने लगे हैं। अभी तक बैंक व्यावसायिक दृष्टि से लाभ के लिए ही कार्य करते थे, किंतु अब इन्हें सामाजिक उत्थान में अपना योगदान देना प्रारंभ कर दिया। अब बैंक समाज के कमजोर वर्ग जैसे दस्तकार, छोटे किसान, मजदूर, अपंग, हथकरघा, मोची, कुम्हार, बेरोजगार, कैदी, शिक्षित बेरोजगार, गंदी बस्ती निवासी, आदिवासी आदि को भी ऋण देने लगे। कृषि एवं ग्रामीण ऋण योजना। इस प्रकार इनका विकास बहुत ही ज़्यादा हुआ है।